तो राजस्थान सूजस के संबंध में मैंने जो कल बात की थी उसी को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसके तहत मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो 16वीं विधानसभा चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, 16वीं, और यदि लोकसभा की हम बात करेंगे तो ये 18वीं है। दोनों के बीच में कंपेयर होना चाहिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक, जो बने हुए हैं उनके आधार पर। जैसे चुनाव कब हुए थे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि डेट चेंज की गई थी। पहले 23 नवंबर थी, कोई त्यौहार आ रहा था, उस त्यौहार को देखते हुए इसकी डेट बदली गई थी, इस कारण से वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बताइए चुनाव कब हुए थे? शाबाश, बहुत बढ़िया। चुनाव हुए थे 25 नवंबर 2023 को, ध्यान रखना ये बात, 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए थे। और ये जो चुनाव हुए थे ये 199 सीटों पर हुए थे, 199 सीटों पर। ठीक है ना? टोटल क्या है, 200 सीट होती है, इसमें से एक सीट जो थी ये कर्णपुर विधानसभा सीट थी। यहां पर क्या हुआ था, गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद फिर यहां पर उपचुनाव करवाया गया था। तो यहां पर एक लिख दीजिए, यहां पर बाद में उपचुनाव करवाया गया। उपचुनाव करवाया गया, क्लियर? याद कीजिए, यहां पर उपचुनाव करवाया गया था। फिर गुरमीत सिंह कुन्नर जी के जो सुपुत्र थे वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और बीजेपी की तरफ से यहां पर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी खड़े हुए थे। तो चुनाव से पहले ही सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया था, मंत्री बना दिया गया था कि जीत गए ये। आप ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि जीत गए ये, तो क्लियर हो गया, और जब रिजल्ट आया तो हार गए थे। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। तो ये था सारा सिस्टम, ठीक है? तो बता दिया टोटल कितने सीटें होती है, 200 सीटें होती है, विधानसभा सीटें हैं, क्लियर? मुख्यमंत्री बने वो कल मैंने आपको बता दिया था। अब इन चुनावों के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है, हाँ एक चीज और, ये श्री गंगानगर से संबंधित है। श्री गंगानगर से संबंधित है ये। चले आइए, अब ये जो चुनाव हुए थे इनकी विशेष क्या बात है, विशेष क्या बात है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतदान केंद्र कितने थे, ठीक है? 51,890। वन 199 सीटों के लिए थे, 199 सीटों के लिए। चले, यहां पर आपको एक रोचक तथ्य का ध्यान रखना है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे छोटे मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों में से बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक जो मतदान केंद्र बनाया गया था बाड़मेर जिले में, वो केवल एक परिवार के लिए था, केवल एक परिवार के लिए एक मतदान केंद्र बाड़मेर जिले में। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, बाड़मेर जिले में
केवल एक परिवार के लिए, बाड़मेर जिले में केवल एक परिवार के लिए मतदान केंद्र बनाया गया। मतदान केंद्र बनाया गया। चले, अब मतदान हुआ कितना, टोटल मतदान कितना हुआ? 75.45%। दूसरा लिख देना, 75.45%। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन नगर पालिका के सामने पूछ लिया गया था, थोड़ा सा ध्यान रखना। चले, आइए अब देखिए, ईवीएम से जो वोट डाले गए थे उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था। तो यहां पे एक लाइन लिख दीजिए, ईवीएम से डाले गए, ईवीएम से डाले गए मतों में पुरुषों की बजाय महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। पुरुषों की बजाय महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। यदि आप पुरुष की बात करोगे तो 74.53%, और यदि महिला वर्ग की आप बात करोगे तो इनका जो मतदान था ये था 74.72%। 74.72%। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वुमेन से संबंधित है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था 74.72% और पुरुषों ने 74.53%। थोड़ा ध्यान रखना ये। और ये जो मतदान हुआ था इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले चुनाव की यदि तुलना करते हैं तो 0.73% ज्यादा हुए। यहां पर ऐसे लिखना, पिछले चुनाव की तुलना में 0.73% की वृद्धि, 0.73% की वृद्धि हुई है। ये कुछ ध्यान रखना। हालांकि ये जो क्वेश्चन है अभी धीरे धीरे इनके आने की तादाद कम हो जाएगी, लेकिन किस रूप में हमारे सामने आ जाए। अभी जो सीईटी के पेपर हुए थे उसमें आपने देखा होगा मतदान से संबंधित क्वेश्चन आए थे। उसी को आधार बनाकर आपसे बात कर रहा हूं मैं। आइए अब आप देखिए, इसमें कुछ रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसको बात करने से पहले जैसे यहां लिखिए, तीसरा पॉइंट लिख दीजिए विशेष में, विधानसभा चुनाव 2023 में, लिखिए विधानसभा चुनाव 2023 में सर्विस वोटर के अलावा सर्विस वोटर के अलावा 8 विभागों के 8 विभागों के कार्मिकों को 8 विभागों के 8 विभागों के कार्मिकों को
पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट का विकल्प दिया गया, पोस्टल बैलेट का विकल्प दिया गया। ठीक, 8 विभागों के कार्मिकों को, ये ध्यान रखना। ये कौन कौन है, 2-3 नाम लिख दीजिए, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, पैरामेडिकल डॉक्टर। अब डॉक्टर को तो कैसे भी काम हो सकता है ना, डॉक्टर है, पैरामेडिकल डॉक्टर है, एम्बुलेंस कर्मचारी, एम्बुलेंस कर्मचारी, दूध समितियों के कर्मचारी, दूध समितियों के कर्मचारी, रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर, इलेक्ट्रीशियन, जो ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना वो इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, लाइनमैन होते हैं ना जो ये बिजली वगैरह सही करते हैं, लाइनमैन, क्लियर होगी बात सारी। तो 8 विभागों के कार्मिकों को शामिल किया, मैंने कुछ बता दिया। अब आपको यहां एक विशेष रूप से ध्यान देना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले भी होता है, इनको पहले पोस्टल बैलेट डालने का विकल्प दिया जाता था, भाई आप पहले डाल दीजिए क्योंकि आपको वहां पर फील्ड में काम करना है। अब पता नहीं आपको कहां जाना पड़ जाए तो पता नहीं कहां से वोट डालोगे, ये विकल्प दिया गया। ध्यान से मेरी बात को, ये क्वेश्चन आने लायक है। मीडिया कर्मियों को इसमें पहली बार शामिल किया गया। जो मीडिया के लोग होते हैं ना, जो बताते हैं इतना मतदान हुआ, उनको भी ये सुविधा दी गई, ये पहली बार दी गई है। ठीक है, तो यहां पर एक लिख दीजिए, लिखिए, राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में पहली बार मीडिया कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को चुनाव पूर्व मतदान की सुविधा दी गई। मीडिया कर्मियों को चुनाव पूर्व मतदान की सुविधा दी गई, चुनाव पूर्व मतदान की सुविधा दी गई। आइए, अब आप देखिए, कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा था, ठीक है ना, यदि वो कोई अपराधी होता या उस पर चल रहा होता तो उसको 3 बार समाचार पत्र और टीवी पर अपनी जानकारी देनी पड़ती। समझे ना, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल खड़ा हो गया तो उसको बताना पड़ता, मेरे पास, मैंने ये क्राइम किया हुआ है या मेरे इस क्राइम का केस मेरे पे चल रहा है भाई। 3 बार ये किया गया। तो इसमें चौथा लिख दीजिए, इन चुनावों में, इन चुनावों में प्रत्याशी और राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी और राजनीतिक दलों ने अपने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, यदि हो तो, ना हो तो कोई जरूरी नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार
समाचार पत्र व टीवी चैनलों पर दी। 3 बार अंडरलाइन करो, 3 बार को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। यदि इनका आभास करना हो इस टाइप के क्वेश्चन का, तो आप सीईटी के पेपर देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो 3 बार, ठीक है ना, जानकारी दी गई इसकी। क्लियर? यहीं पर एक चुनाव आयोग की जो ऐप है वो सामने आई। चौथे में लिखते जाना, चुनाव आयोग की ऐप। इस ऐप का नाम है नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट, इसको टिक कीजिए बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और ऐप भी होती है, वो 3 बार एग्जाम में आ चुकी है, सी विजिल। मैं वो इकट्ठी लिखा देता हूं, इसको पहला नंबर डाल दो। नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसमें लिखो, यह एक मोबाइल ऐप है जिसके तहत चुनाव आयोग ने, जिसके तहत चुनाव आयोग ने लोगों को, चुनाव आयोग ने लोगों को अपने कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी की जानकारी उपलब्ध करवाई। अपने कैंडिडेट की जानकारी उपलब्ध करवाई। क्लियर? नाम से देखो, इसको यदि इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे बनेगा ये? नो योर कैंडिडेट, जानना, अपने कैंडिडेट को जानिए। मतलब जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो पूरा डाटा होता है, इसकी इतनी उम्र है, इतनी शिक्षा है, ये ऐसे है, क्राइम है तो इस पर क्राइम दिया गया है, सारा ऐसे था ये। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, नजरअंदाजी मत कर देना। चुनाव आयोग की एक ऐप और चर्चा में रही, उस पर सीडीएस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक एग्जाम और है जिसमें भी आया हुआ है। वो इससे भी, ये तो मैंने नहीं देखी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरी ऐप लिखिए, सी विजिल, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये किसकी ऐप है, चुनाव आयोग की ऐप है ये। तो सी विजिल, इसमें लिखो, इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दी जा सकती है। आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दी जा सकती है। चले, होगी बात सारी। तो 3 बार मीडिया कर्मियों, 3 बार आपराधिक रिकॉर्ड की बात बतानी पड़ेगी आपको कि मेरे पे ये चल रहा है। और मीडिया कर्मियों को पहली बार चुनाव से पहले मतदान करने की सुविधा दी गई। मीडिया कर्मी, अंडरलाइन कर सकते हो इस चीज को, ये महत्वपूर्ण होता है। चले, आइए
5वां पॉइंट लिखिए। पहली बार होम वोटिंग की सुविधा। पहली बार होम वोटिंग की सुविधा ये दी गई। पहली बार, पहली बार होम वोटिंग किन को दी गई? एक तो वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग को। अब ये जो वरिष्ठ नागरिक है, इनका क्या क्राइटेरिया है? 80 वर्ष से अधिक। 80 वर्ष से अधिक ये है। और 40% से अधिक दिव्यांग होगा उसके लिए। ये डॉक्टर डिक्लेयर करता है, ध्यान रखना। 40% से अधिक दिव्यांग जो होता है उनके लिए ये होम वोटिंग की सुविधा दी गई। अब इसमें जो मतदान किया 61,021 लोगों ने। आइए देखो, इसमें एक क्वेश्चन आया था, सीईटी में आया था, मुझे करेक्ट करना थोड़ा, कि कितने प्रतिशत होम वोटिंग हुई थी? 98। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। जितने हमारे राजस्थान में जो दिव्यांग और ये जो बुजुर्ग थे ना, सीनियर सिटीजन, तो 98% वोटिंग हुई थी। ये सीटी के अंदर आया था क्या? हाँ, सीटी या पशु परिचर, इन दोनों में से एक में आया था ये। तो इसमें लिख दीजिए 98% वोटिंग हुई। यहां पे लिख देना सीटी। सीटी का क्वेश्चन है ये, होम वोटिंग। चले, आइए अब देखिए, ये होम वोटिंग की होगी सुविधा, ये पहली बार हुई थी। समझ में आई बात सारी? कई दिव्यांगों ने पहली बार मतदान किया। इसमें लिख दीजिए, इस सुविधा के कारण, इस सुविधा के कारण कई दिव्यांगों ने, कई दिव्यांगों ने कई दिव्यांगों ने पहली बार मतदान किया। चले, आइए
तो सी विजिल ऐप आप समझ गए होंगे। चलो एक बात और लिखो, लिखिए इन चुनावों में मतदाताओं से मतदान करवाने के लिए कई पहल की गई, जैसे मतदान का डिजिटल सर्टिफिकेट, चले, कोमा सेल्फी, हाँ सेल्फी, कि सेल्फी भेजिए, जैसे अंगुली पे मतदान, तो ऐसे करके खुद के साथ सेल्फी भेजिए। आप लोगों में कईयों ने भेजी होगी। तो इससे क्या होता है, ये जो मतदाता होते हैं ये मतदान के लिए क्या होते हैं, जागरूक बनते हैं। भाई जैसे आपको इस तरीके से कह दिया जाए कि आज कोचिंग सेंटर में सेमिनार है, डेमो है, और सभी को एक एक बुक फ्री दी जाएगी और एक समोसा दिया जाएगा। बुक के लिए तो फिर भी ना आए, लेकिन एक एक समोसा दिया जाएगा तो सब आ जाओगे, है कि नहीं, है ना ये बात, सब आ जाओगे आप। तो ये कारण होता है। सेल्फी आपने अपलोड की, आप देखिए तिरंगे के साथ सेल्फी करें तो लोग फिर तिरंगा खरीदा, घरों पे लगाया, तो ये जागरूकता पैदा करने के लिए होता है ये। चलिए जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 7वां लिखिए। अब आपके जो यहाँ पर सुजस में जो बात कही गई है वो एक इस तरीके से कही गई है, अलग कलर में है वो, तो महत्वपूर्ण है। उसका नाम भी यही है, रोचक तथ्य। रोचक तथ्य, तो आप उसी वे में से 7वें पॉइंट के अंदर डाल दीजिए रोचक तथ्य। चले, सबसे युवा सदस्य, युवा सदस्य मतलब विधानसभा सदस्य, एमएलए, सबसे युवा सदस्य, ये रविंद्र सिंह भाटी। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दीजिए 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु के है ये चुने गए। इनका जो विधानसभा क्षेत्र था शिव तहसील है बाड़मेर की। सबसे युवा रविंद्र सिंह भाटी। चले, फिर सबसे कम आयु की महिला विधायक, ठीक है ना। इनको भी आप विधानसभा सदस्य को विधायक कह सकते हो, मतलब चीजें समझ में आ जाएगी आपके। महिला विधायक सबसे कम आयु की, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूरा ग्रीन कलर में लिखा हुआ है आपके,
तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो चीज़ें हाईलाइट की जाती है ना, वो क्वेश्चन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो सीईटी में क्वेश्चन आया, ये भी आप देखना हाईलाइट किया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, सुजस के अंदर। तो ये जो महिला विधायक है, इसका नाम है नोक्शम चौधरी। नोक्शम चौधरी नाम है भाई, डिफरेंट नाम है ना थोड़ा। 33 वर्ष, सुश्री है। सुश्री का क्या मतलब होता है? अनमेरिड है, अविवाहित है, ध्यान रहे। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, कामा, कहां पड़ता है ये? भरतपुर। चले, सबसे अधिक आयु के विधायक, एमएलए, सबसे अधिक आयु के ये रहे। ये दो है, एक तो है हरिमोहन शर्मा, हरिमोहन शर्मा। दूसरा है दीपचंद खेरिया। हरिमोहन शर्मा और दीपचंद खेरिया। ये जो हरिमोहन शर्मा है, ये बूंदी विधानसभा क्षेत्र से है। और जो दीपचंद खेरिया है, ये क्या है? किशनगढ़ बास से है। विधानसभा क्षेत्र, इन दोनों की जो आयु है, आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 83 वर्ष। तो सबसे वरिष्ठ सदस्य ये है। चले, आइए नेक्स्ट आ जाइए। सर्वाधिक मतों से विजेता बताएगा कोई? सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे? सर्वाधिक मतों से विजेता दिया कुमारी। आप जानते हो, ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की वित्त मंत्री है। आपको इनका ध्यान रखना है। इनका विधानसभा क्षेत्र ये है विद्याधर नगर, जयपुर। विद्याधर नगर, जयपुर। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दीजिए लगभग 71,000, लगभग 71,000। हालांकि ऐसे चांस नहीं बनते हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि मतों का कितना अंतर रहा। आइए, न्यूनतम मतों से विजेता
न्यूनतम मतों से जो विजेता है ये है हंसराज पटेल। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है कोटपुतली, कोटपुतली। तो इनका जो मत रहा था अंतर 321। चलें, आइए नेक्स्ट आ जाइए। 12 विधायक पहली बार चुनकर आए। 12 विधायक, अरे नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट। इसमें आप पहले ऐसे लिखो, 12 विधायक को छोड़िए, ऐसे लिखिए 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य। सबसे पहले ये लिखो 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य, मतलब युवा। एक तरीके से आप युवा कह सकते हो। ये जो है 28 है ये। चले, फिर लिखिए लिखिए 72 विधायक, 72 विधायक एमएलए, 72 विधायक पहली बार चुनकर आए। पहली बार चुनकर आए। इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के रहे। चलें, आइए अब इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, इधर आ जाइए, रोचक तथ्य में ही ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है महिला विधायक। महिला विधायक ये बहुत बार आता है भाई कि महिला विधायक कितनी है। तो ध्यान रखना, जब 199 सीटों पर चुनाव हुए थे तो कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 20। लेकिन बाद में क्या हुआ, उपचुनाव भी बहुत हुए, ठीक है। हालांकि श्री कर्णपुर विधानसभा में जो हुए थे वो तो दोनों, वहां महिला नहीं थी, लेकिन बाद में कई उपचुनाव हुए थे, अभी आपने देखा होगा उपचुनाव। वहां पर जो सलुम्बर विधानसभा है उस चुनाव में महिला चुनी गई उपचुनावों में, तो एक सीट में बाद में बढ़ोतरी हुई। आप यहां पर जानकारी के लिए लिख सकते हो, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव से एक आ गई, तो टोटल कितने हो गई है? 21। तो आज की डेट तक 21 है, आज की डेट तक, ठीक है। जनरली ज्यादा ये बदलती नहीं है ये चीजें, लेकिन बाई चांस कोई उपचुनाव वगैरह आ जाए तो देखो एक अलग स्थिति आ जाती है। तो 21 है ये आज की डेट तक, जनवरी 2025 तक। ये महिला विधायक है, महिला एमएलए है, और इनमें से ये जो 21 है,
इनमें जो सर्वाधिक है ये बीजेपी की है। बीजेपी की सबसे ज्यादा है ये। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। एक, राज्यसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है ना, राज्यसभा के चुनाव हुए थे और राज्यसभा पे कई बार क्वेश्चन भी आता है। जैसे अभी सीईटी की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू के नाम से एक क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है ना, वो ताजा ताजा चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। फिर क्या हुआ, अभी मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ तो वो भी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, मेरे हिसाब से फरवरी 2024 या अप्रैल 2024 के आसपास खत्म हो गया था। तो फिर चुनाव हुए थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था तो 2024 में, तो उनके स्थान पर फिर सोनिया गांधी आ गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कितने हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, ये राजस्थान में राजस्थान की तरफ से राज्यसभा सदस्य भी रहे, तो कहीं ना कहीं इसको घुमावदार बना के आपको क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है ना। तो 10 सदस्यों के नाम एक दो बार पढ़ोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए नई लाइन से लिखिए, रोचक तथ्य खत्म हो गए, नई लाइन से। राजस्थान में राज्यसभा सदस्य, राजस्थान में राज्यसभा सदस्य, आइए टोटल होते हैं 10, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां मैं कई बार आपको बताता हूं, राज्यसभा 10 है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राजस्थान की तरह राज्यसभा सदस्य 10 है? ओडिशा। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ओडिशा में भी 10 सदस्य होते हैं। ये मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। ओडिशा में भी 10 सदस्य होते हैं। चलिए आ जाइए, अब इसमें आपको नाम लिखने हैं 10 के। नीरज डांगी, नीरज डांगी, दूसरा लिखिए राजेंद्र गहलोत, तीसरा लिखिए रवनीत सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू, ये आपके सीईटी में आया था। यहां पर आप लिख दीजिए, ये वर्ष 2024 में निर्विरोध चुने गए थे, ये वर्ष 2024 में निर्विरोध चुने गए थे। घनश्याम तिवारी, पांचवें हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुंद बालकृष्ण वासनिक,
ऐसे ऑप्शन में दिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो नीरज डांगी है, राजेंद्र गहलोत है, रवनीत सिंह बिट्टू है, घनश्याम तिवाड़ी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, मुकुल बालकृष्ण वासनिक है, प्रमोद कुमार है, चुन्नीलाल ग्रासिया है, चुन्नीलाल ग्रासिया है, मदन राठौड़ है, सोनिया गांधी है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, एकमात्र महिला है ये, अब के आज की टाइम एकमात्र महिला है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखें। चले, एक क्वेश्चन आया हुआ है पुराना, राजस्थान में सबसे ज्यादा बार राज्यसभा के लिए कौन चुने गए? आइए एक स्टार डाल के लिखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। रामनिवास मिर्धा, इसको टिक कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखिए, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बार, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बार राज्यसभा के लिए चुने गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार राज्यसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा के लिए चुने गए। चले, आइए, ये है जी चुनाव के संबंध में कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब आ जाइए, इस सुजस में जो दिया गया है, नया टॉपिक हो गया है ये आपके लिए, अब चुनाव वाला सिस्टम है इसी में, सुजस में ये है राम मंदिर। मुझे आपको राम मंदिर के बारे में बताना है, ठीक है ना। राम मंदिर के संबंध में आप जानते हो, बाबरी मस्जिद विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसके तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ, मस्जिद के लिए भी जगह दी गई, ये सब आप जानते हो। मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको राजस्थान से कोरिलेट करना है मैंने, ठीक है ना। तो हल्की सी बेसिक ये है कि ये अयोध्या में है, यूपी, और ये सरयू नदी के किनारे है, आप समझते हो। ठीक, आइए मुझे एक डेट के बारे में बताओ, बताइए। चलो पहले और बात करते हैं।
एक तो प्राण प्रतिष्ठा की डेट पता होनी चाहिए आपको, ध्यान रखना। और एक आपको इस बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो मंदिर है, ठीक है ना, ये किस शैली का है। ठीक है, नागर शैली का मंदिर है, उत्तर भारत में है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर के जो डिजाइनर हैं ये राजस्थान मूल के हैं। डिजाइनर जो है इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। इनके आगे लिखना, ये राजस्थान मूल के हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने 1989 में ही मंदिर का पूरा खाका तैयार किया था। 89, 89 बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि बाबरी मस्जिद थी वहां पर, तो विवाद उस समय चल ही रहे थे। तो 1989 में ही इन्होंने मंदिर का पूरा खाका तैयार किया था। लिख दीजिए, इन्होंने 1989 में इस मंदिर का पूरा खाका तैयार किया। खाका मतलब परफॉर्मा, प्रारूप कह सकते हो, डिजाइन कह सकते हो, ये तैयार किया। चले, आइए अब ये जो मंदिर है इसका डिजाइन कैसा है, नागर शैली का है, ध्यान रखना। ये नागर शैली का है। ये इसकी जो लंबाई है 270 फीट, 270 फीट इसकी लंबाई है। और चौड़ाई जो है ये 144 फीट है, 145 फीट। और इसकी जो ऊंचाई है ये भी 145 फीट है। 270, 145, 145, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये है इसकी। आइए अब इसमें अन्य आकर्षण क्या क्या है, लिख दीजिए। सीता मंदिर, सीता मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरत मंदिर, भरत मंदिर, गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, गर्भगृह, चौकी, गर्भगृह, चौकी, ये इसके अन्य आकर्षण है, ध्यान रखें। चलिए अब आप देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये ध्यान रखनी है। देखो, अभी जो आपने नाम लिखा यहां पे सोमपुरा, ठीक है ना, ये क्या है, एक समुदाय है। ऐसा समुदाय है जो पत्थरों पर काम करता है। आप कह सकते हो पत्थर श्रमिक समुदाय। पत्थरों पर काम करने वाले जो समुदाय होते हैं ना, उन पर काम करने वाला है। ये दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है। ये तो इसमें यहां पर मैं चाहूंगा कि आप एक लाइन लिख दीजिए सोमपुरा के आगे, ऐसे करके जहां भी बना दीजिए। यह है दक्षिणी राजस्थान व
गुजरात में रहने वाला पत्थर श्रमिक समुदाय है। पत्थर श्रमिक समुदाय है। जो आशापुरा माता को आशापुरा माता को अपनी कुल देवी मानता है। आशापुरा माता को अपनी कुल देवी मानता है। चले आइए, अब यदि मैं राजस्थान की तरफ से बात करूं, यहां पे राम मंदिर में लिखना राजस्थान का योगदान। राजस्थान का योगदान जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको बकायदा कलर में बताया गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित करके बताया है, वो है कि राजस्थान की तरफ से यहां पर गुलाबी पत्थर लगाया गया है। गुलाबी पत्थर ये लगाया गया है। ठीक है ना, पिंक स्टोन। अब ये कहां से लिया गया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहां से लिया है हमने? ये लिया गया है बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से। ठीक है ना, बंसी पहाड़ी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लिया गया है ये, और ये बंसी पहाड़पुर क्षेत्र जो पड़ता है, ये भरतपुर में पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखाई है, आपको ध्यान रखना ये। चले लिखिए, यह पत्थर अपनी मजबूती व सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आयु, मतलब पत्थर कितने समय तक चलेगा, इसकी आयु 5000 वर्ष आंकी गई है। मतलब ये लगा दिया तो खराब नहीं होगा। ये 5000 वर्ष आंकी गई है। 5000 वर्ष आंकी गई है। चले आइए, अब ये जो पत्थर है, इसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और भार सहन करने की जो क्षमता होती है, ये भी अधिक होती है। इसका घनत्व भी अधिक होता है
और इसमें भार को सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा है। इससे ये फायदा है कि इस पर यदि आप कोई पच्चीकारी का काम करोगे, नक्काशी का काम करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए, इसी कारण से इस पत्थर पर आसानी से नक्काशी व पच्चीकारी का काम किया जा सकता है। नक्काशी व पच्चीकारी का काम किया जा सकता है। आइए, अब इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ये स्पेशली बताई गई है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखिए, कोई भी पत्थर होता है ना, उसमें जो बदलाव होता है वो बारिश से होता है। उसके रंग में जो फर्क आएगा ना, बारिश से। आप अपने घर में जो आंगन है जहाँ बारिश का पानी पहुंच जाता है, उस फर्श को देख लीजिए, और एक आप जो कमरे के अंदर फर्श बना उसको देख लीजिए, आपको फर्क पता लग जाएगा। तो बारिश से क्या होता है, इसका रंग खराब नहीं होता है, और बल्कि और ज्यादा निखार लाता है। ये जितनी ज्यादा बारिश इस पर पड़ेगी, निखरेगा ज्यादा। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, ये बात आपकी सुजस में बताई गई है। तो इसमें लिख दीजिए, महत्वपूर्ण विशेषता, बारिश में इसका रंग नहीं बदलता है, बल्कि और ज्यादा निखर जाता है। ठीक है, आइए फिर लिखिए, इस पत्थर में स्टोन कैंसर, इस पत्थर में स्टोर कैंसर, ब्रैकेट में लिखना रूणी, ये शब्द है। स्टोन कैंसर नहीं होता है। स्टोन कैंसर नहीं होता है। देखिए, स्टोन कैंसर क्या होता है। देखिए, जो अम्लीय वर्षा होती है ना, आप जानते हो पोल्यूशन बढ़ता है, औद्योगिक क्षेत्रों से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी के साथ या नमी के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाते हैं, अम्ल होता है, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। उस अम्लीय वर्षा से पत्थरों पर स्टोन कैंसर हो जाता है, मतलब वो पीले रंग के पड़ जाते हैं। पीले रंग के पड़ जाने से क्या होता है, उनमें क्या होता है, फिर वो आप जानते हो कि पीलापन आ गया तो खराब हो जाता है। ये उसे हम स्टोन कैंसर बोलते हैं। ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। याद कीजिए, पर्यावरण में आपको ये चीज़ें कराई हुई है। और ये जो पत्थर है ना, गुलाबी रंग के साथ साथ लाल रंग का भी होता है। तो इसमें एक लाइन और लिख सकते हो आप, लिखिए, यह पत्थर गुलाबी, लाल और बर्रा रंगों में भी पाया जाता है। गुलाबी, लाल और बर्रा रंगों में भी पाया जाता है। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।